हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं वॉल्यूम्स के बारे में। तो सबको इसका बेसिक थोड़ा बहुत आइडिया होता है। तो स्टार्ट करते हैं स्पायरोमेट्री से। इसमें अगर बात करें नॉर्मल साइकिल की, जो एक रिदम पर्टिकुलरली आ रहा है किसी एयर के इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन का, वो है टाइडल वॉल्यूम। मीन जस्ट लाइक टाइड्स जो चेंज हो रही है लगातार, अप एंड डाउन अप एंड डाउन, तो वो टाइडल वॉल्यूम है। नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद और कितना रिजर्व अपने पास रह जाता है इंस्पिरेशन करने के लिए, वो है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी ये वाला। और एक बार एक्सपिरेशन करने के बाद में कितना और एक्सपिरेशन कर सकते हैं, ये है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके। अब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी वो है कि टाइडल वॉल्यूम वाला भी इंस्पायर ना किया अभी तक, यानी यहाँ पे है नॉर्मल एक्सपिरेशन किया है, सॉरी, उसके बाद टाइडल वॉल्यूम, देन कंप्लीट इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। एंड सिमिलरली इंस्पायर करने के बाद टाइडल वॉल्यूम को एक्सपायर किया है, प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अच्छा, अगर बात करें कि नॉर्मली मैक्सिमम इंस्पायर करके वापस कितना एक्सपायर कर सकते हैं, या उल्टा कि मैक्सिमम एक्सपायर करके कितना इंस्पायर कर सकते हैं, यानी टोटल कितने का एक्सचेंज हम कर सकते हैं, वो है वाइटल कैपेसिटी। कैसे? यहाँ से स्टार्ट करते हुए इंस्पायर किया, देन एक्सपीरेशन कंप्लीट, सो दिस इज द वाइटल कैपेसिटी। मीन्स मैक्सिमम कितने का एक्सचेंज हो पा रहा है। ओके। इसका मतलब कुछ ऐसी एयर है जिसका एक्सचेंज हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, मतलब लंग्स में उसका एक्सचेंज तो हो रहा है, बट वो डायरेक्टली इन वन रिदम वो नहीं आ सकती, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। यानी जो मैक्सिमम एक्सपीरेशन के बाद भी बच जाए, तो ये रेजिडुअल बची हुई वॉल्यूम। ओके। और इन सारी को मिला के, यानी कहें तो वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम को मिला के जो बनती है, वो है टोटल लंग कैपेसिटी। अच्छा, नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद में जितनी एयर बच जाती है, यानी जो हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व है उसको हमने यूज नहीं किया है, उसके बाद जो एयर बचती है उसको बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। मींस रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ओके। अब अगर हम वॉल्यूम्स के न्यूमेरिकल वैल्यूज की बात करें, यानी लीटर में या एमएल में कितनी है, तो टाइडल है 500 ml, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है अराउंड 3000 ml, एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज 1100 ml, एंड रेजिडुअल वॉल्यूम इज 1200 ml। इसमें याद कन्फ्यूजन ये रहता है कि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज लेस देन रेजिडुअल वॉल्यूम। ओके, ये याद रखें। बाकी जो कैपेसिटीज है वो आप शायद एडिशन और सब्सट्रैक्शन जानते हैं, तो उससे आप डिराइव कर सकते हैं। ओके। और इसमें एक लास्ट चीज, कि ऐसी कौन सा एयर का अमाउंट है जो हम लोग एक्सपायर या इंस्पायर नहीं कर रहे हैं, मीन्स वो कंटिन्यूसली हमारे लंग्स में बना हुआ है, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ऑब्वियसली बात है, जिस भी कैपेसिटी में रेजिडुअल वॉल्यूम आ रहा है वो हम मेजर डायरेक्टली स्पायरोमेट्री से नहीं कर सकते, उससे हमें स्पेशल मेथड्स की जरूरत पड़ती है। तो उसमें आता है रेजिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी। गॉट इट? ओके। अब बात करते हैं मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। ये कुछ भी नहीं है, टीवी इंटू टाइडल वॉल्यूम इंटू ब्रेथिंग रेट, यानी जो 500 ml इंटू 12 टाइम्स टू 14 टाइम्स, तो 6 लीटर अराउंड। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन वॉल्यूम्स, डेड स्पेस। डेड स्पेस का मतलब, डेड से हमें समझ में आता है यूजलेस, जिसका कोई फंक्शन नहीं है इन रेस्पिरेशन। यूजलेस इन सेंस ऑफ गैशियस एक्सचेंज, जहां कोई गैशियस एक्सचेंज नहीं हो रहा। तो इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला इज एनाटॉमिकल, मींस वहां की एनाटॉमी सपोर्ट नहीं करती गैशियस एक्सचेंज को, जैसे कि वहां पे रेस्पिरेटरी एपिथेलियम ही नहीं है, वहां पे एक्सचेंज के लिए कैपिलरीज या जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ही नहीं है, तो वो होता है एनाटॉमिकल डेड स्पेस, दैट इज 150 ml। जैसे जो हमारे पैसेजेस हैं, ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकियल्स हो गए, या जो और डिविजन्स हैं वो सब हो गए, तो वो पैसेज आता है एनाटॉमिकल डेड स्पेस में। फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस क्या है? जहां पे फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग रेस्पिरेशन नहीं हो रहा। कंफ्यूजन वाली चीज ये होती है कि एनाटॉमिकल को फिजियोलॉजिकल में इंक्लूड करते हैं, मींस एनाटॉमिकल इज इंक्लूडेड इन फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। ओके। तो एक्स्ट्रा फिजियोलॉजिकल कहाँ से है भाई? वो है एल्वेलाइज के अंदर। हो सकता है कोई एल्वेलाई नॉन फंक्शनल हो गई हो या लेस फंक्शनल हो गई हो, तो उसकी वजह से वहां पे जो एयर है वो अनएक्सचेंज रह जाएगी, ठीक है, तो वो भी डेड स्पेस में आएगा। तो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस इज इक्वल्स टू एल्वुलर डेड स्पेस, जो कि नया क्रिएट हुआ है, प्लस एनाटॉमिकल डेड स्पेस। ओके।
अब ये एल्वुलर डेड स्पेस जो है ये काफ़ी हाई तक जा सकता है, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द पैथोलॉजी ये 1 to 2 लीटर्स तक भी जा सकता है, जो कि एनाटॉमिकल 150 ml के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। ओके, देन इंक्रीजेस विथ एज। डेड स्पेस जो है वो एज के साथ इंक्रीज होता है। बेसिकली हम समझ सकते हैं कि जो एक्सचेंज के लिए रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है और जितने भी मैकेनिज्म है वो शायद बेहतर तरीके से काम ना करे, इसीलिए डेड स्पेस ज़्यादा क्रिएट होते हुए जाता है। ओके, अच्छा, अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो एल्वुलर डेड स्पेस जो है वो होगा नहीं, तो एनाटॉमिकल इज इक्वल्स टू फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। अगेन फिजियोलॉजिकल इज नेवर बी जीरो बिकॉज एनाटॉमिकल इज इंक्लूडेड इन दैट, सो एनाटॉमिकल इज इक्वल्स टू फिजियोलॉजिकल इन नॉर्मल कंडीशंस। अब बात करते हैं मेजरमेंट की कि रेजिडुअल वॉल्यूम का मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो बेसिकली क्या 100% ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कभी कभी मैकेनिज्म्स हैं, वो सारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट हमें समझ में आना चाहिए कि लेट सपोज आपके पास दो कंटेनर्स हैं, एक्स एंड वाई उनमें अमाउंट है लिक्विड का, और एक पे कंसंट्रेशन हमें पता है सी है और दूसरे में उस चीज़ की कंसंट्रेशन जीरो है, या नॉर्मली क्या होनी चाहिए वो भी हमें पता है। गेटिंग माई पॉइंट, वो डिपेंड करता है कि हमने कौन सा ये किस कंसंट्रेशन की हम बात करें। अगर हमने हीलियम डाली तो नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होगी, बट नाइट्रोजन या 100% ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं तो हमें पता होगा। ओके, ये बेसिक आपका फिजिकल केमिस्ट्री जो आपने यूजी में पढ़ा उसका एप्लीकेशन है। हमने मिक्स किया दोनों को, मतलब दोनों का हमें अमाउंट पता था, एक की कंसंट्रेशन पता थी, दूसरे की या तो वो उस सब्सटेंस की थी ही नहीं या फिर उसमें हमें पता थी, हमने मिक्स किया, देन अगेन हमने उसमें से कुछ सैंपल निकाला। अब जो टोटल हमारे पास अमाउंट था वो हो गया x+5, और कंसंट्रेशन दोनों की सेम होगी क्योंकि हमने दोनों को मिक्स कर दिया, C डैश कंसंट्रेशन होगी। तो इस तरीके से हम अमाउंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि रेजिडुअल वॉल्यूम का क्या अमाउंट रहा होगा लंग्स में। गॉट इट। अब बात करते हैं पैसेज वेज की, कि भाई वॉल्यूम्स की बात हो रही है, डेड स्पेस की बात हो रही है, तो पैसेजेस की बात कर लेते हैं। फंक्शन हमें पता है, ह्यूमिडिफिकेशन, टेम्परेचर को कंट्रोल करना, जो पार्टिकुलेट मैटर आ रहा है उसको प्रिसिपिटेट करना, ऑल दैट थिंग्स। ओके, एंड रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करवाता होगा। जब हमने कंप्लाइंस और वर्क की बात की थी तो हमने कहा था कि एयरवे का भी रेजिस्टेंस होता है, तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा। रेजिस्टेंस दो चीज़ों पर डिपेंड ज़्यादा करता है, हालांकि जो बाकी फैक्टर्स है वो इन्हीं से कोरिलेट करते हैं, जैसे कि डायमीटर, डी मीन्स डायमीटर, जो पैसेज है उसका डायमीटर। अब उसमें आप दो तीन चीज़ें और ऐड कर दो, जैसे मसल टोन एंड म्यूकस सिक्रीशन कितना हो रखा है, लेकिन अल्टीमेटली वो डायमीटर पे बात आके रुक जाएगी। दूसरा डेंसिटी, किसकी, जो फ्लूइड उसमें से पास हो रहा है, यानी एयर की। तो एयर में जो हम इंस्पायर कर रहे हैं उस गैस की प्रॉपर्टीज क्या, उसकी विस्कोसिटी क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इनका साइज। सो इन दो चीज़ों पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब डायमीटर जो है वो डिक्रीज कब कब होता है, पहला जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है। हम सब जानते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तो डायमीटर को बढ़ाता है, सिंपैथेटिक मीन्स जिसको हमारी सिंपैथी है, और इमरजेंसी कंडीशंस में हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो पैसेजवेज डायलेट करते हैं, डायमीटर बढ़ता है ताकि अच्छे से इंस्पिरेशन हो पाए और गैसेस एक्सचेंज हो। तो सिंपैथेटिक में बढ़ेगा और पैरासिम्पैथेटिक में कम होगा। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि कुछ लंग्स में रिफ्लेक्स जनरेट होते हैं, वो रिफ्लेक्सेस भी डायमीटर को कम करते हैं, जिसमें से एक है इरिटेशन। अगर वो कोई भी केमिकल या नॉक्सिस सब्सटेंस आता है जो इरिटेशन करता है तो उसकी वजह से एक रिफ्लेक्स जनरेट होगा, वो भी डायमीटर को कम करेगा। सेकेंड इज माइक्रो एम्बोलाई ऑक्लूजन, मीन्स पल्मोनरी आर्टरी में कोई ऑक्लूजन हुआ, कोई एम्बोलाई आया, उसकी वजह से भी एक रिफ्लेक्स जनरेट होगा और उस सेगमेंट या उस एरिया के आसपास के जितने भी ब्रोंकियल जो पैसेज वेज हैं वो थोड़े से कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, अब बात करते हैं फ्लो रेट्स की। तो इसमें एक चीज़ आती है मैक्सिमम एक्सपिरेटरी फ्लो। हालांकि बहुत सारे टर्म्स है, बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, बट अगर कंसाइज बात करें तो एक फ्लो रेट मैक्सिमम एक्सपिरेशन में जो अचीव होगी वो हमारी होगी मैक्सिमम एक्सपिरेटरी फ्लो, एंड पीईएफआर पूरे प्रोसेस की जो पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट होगी वो होगी पीईएफआर। अब मैक्सिमम फ्लो रेट किन दो बातों पर डिपेंड करती है, कि एक तो अमाउंट ऑफ एयर इन लंग्स, कि लंग्स में कितनी एयर है, ऑब्वियस सी बात है जितनी एयर होगी उतनी ज़्यादा एक्सपिरेटरी फ्लो रेट होगी, और दूसरा एयरवे में रेजिस्टेंस है, जो इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस प्रूव करता है कि डिफरेंस रेस्ट्रिक्टिव और कंस्ट्रक्टिव डिजीज में किस तरह के इश्यूज आएंगे एयरवे रेजिस्टेंस रिलेटेड, वो हमें पता चल जाएंगे इस फ्लो रेट को मेजर करने से। बट इसमें
चीज़ है कि एक पर्टिकुलर पीक के बाद में ये एक्सपिरेटरी फ्लो रेट नहीं बढ़ती है। हालांकि वो ग्राफ में भी आपको शो करूंगा, उसमें समझिएगा कि एल्वोलाई है, पैसेज है, एंड देन बिगर पैसेजेस है। यूजुअली जब प्रेशर बढ़ता है एक्सपिरेशन के टाइम पे, तो एल्वोलाई से एयर बाहर एस्केप आउट होना चाहती है, बट जो स्मॉलर ब्रोंकियोल्स हैं वो कंप्रेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो एकदम बंद हो जाते हैं, ऑक्लूजन होता है, तो उनसे एयर एस्केप आउट नहीं होती। इवन कि बड़े जो पैसेजवेज हैं वो अभी भी पेटेंट है, वो अभी भी ओपन है। तो ये एक रीजन होता है कि एक पर्टिकुलर रेट के बाद में और कितना भी आप फोर्स लगाइए, एक्सपिरेशन फ्लो रेट नहीं बढ़ेगा। ग्राफ में भी आपको समझाता हूँ, देखिए। इसमें रेड वाला कर्व हमें समझाता है कि नॉर्मली किस तरीके से प्रोसेसेस हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए 1 लीटर के आसपास थी हमारे पास रेजिडुअल वॉल्यूम, 6 लीटर के पास थे हमारे पास टोटल लंग कैपेसिटी, एंड एक्सपीरेशन हमने स्टार्ट किया तो फ्लो रेट बहुत अच्छे से बढ़ा। या वाई एक्सिस पे हमारे पास ml/मिनट पे फ्लो रेट है, मैक्सिमम 400 ml अराउंड तक पहुंचता है। 400 ml/मिनट हमारी मैक्सिमम फ्लो रेट होती है, वो वैल्यू जिसके बाद में कि स्मॉलर ब्रोंकियल्स बंद हो जाएंगे और फ्लो रेट ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। उसके बाद में देखिए जैसे जैसे अमाउंट ऑफ एयर कम होता है वैसे वैसे फ्लो रेट कम होते हुए रेजिडुअल वॉल्यूम तक एयर आती है। ये एक नॉर्मल ग्राफ था। अब बात करते हैं कंस्ट्रिक्टेड लंग्स की। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि कंस्ट्रिक्टेड लंग्स वो लंग्स हैं जिनके अंदर कंप्लायंस नहीं रहा है किसी भी रीजन से, या वो ऐसे लंग्स हैं जिनके अंदर एयर अब ज़्यादा नहीं आ सकती, वो कंस्ट्रिक्टेड हो चुके हैं, वो छोटे हो चुके हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग पे छोटे होने पे आती है कि टोटल लंग कैपेसिटी कम हुई होगी। देखिए जो 6 लीटर टोटल लंग कैपेसिटी हुआ करती थी वो अब सिर्फ 3 लीटर बची है। अच्छा, टोटल लंग कैपेसिटी कम हुई है तो रेजिडुअल वॉल्यूम भी कम हुई होगी, वो भी कम हो गई है। अच्छा, दोनों कम है, इसके बावजूद भी वाइटल कैपेसिटी भी कम हुई है। तो वाइटल कैपेसिटी जो देखें यहाँ पे तकरीबन 6-1 यानी 5 लीटर या 4.5 लीटर थी, वो यहाँ पे सिर्फ अराउंड 2 लीटर्स रह गई है। तो वाइटल कैपेसिटी कम हुई है। तो टोटल अमाउंट ऑफ एयर जो एक्सपीरेशन में जाएगा वो कम, तो फ्लो रेट भी कम, यानी वाइटल कैपेसिटी कम तो फ्लो रेट भी, मैक्सिमम फ्लो रेट कम हो जाएगा। जबकि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन डिजीजेज में, जो कि यूजुअली अस्थमा जैसी डिजीज होती हैं, उनमें हम जानते हैं कि बेसिक प्रॉब्लम पेशेंट को एक्सपीरेशन में होती है। तो जैसे जैसे एक्सपीरेशन कम होगा वैसे वैसे टोटल लंग कैपेसिटी बढ़ेगी, मीन्स एयर रिटेन होगी लंग्स में। तो यहाँ पे देखिए जो टोटल लंग कैपेसिटी वो 6 लीटर से 7 लीटर तक हो गई है। अच्छा, अब अगर टीएलसी बढ़ता है, टोटल लंग कैपेसिटी बढ़ता है, मीन्स जो हवा अभी भी लंग्स में रह रही है वो बढ़ रही है, तो रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो भी काफ़ी इंक्रीज होता है। इवन टीएलसी इंक्रीज हुआ लेकिन रेजिडुअल वॉल्यूम इतना हो जाता है कि जो पर मिनट एक्सचेंज है या पर साइकिल एक्सचेंज है, यानी जो वाइटल कैपेसिटी है, जो एक्सचेंजेबल अमाउंट है, वो कम होता है। तो अगेन इन एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन डिजीज वाइटल कैपेसिटी विल डिक्रीज, एंड वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज हो रही है मीन्स जो टोटल एक्सचेंज हम कर रहे थे वो डिक्रीज हो रहा है, तो हमारी फ्लो रेट भी कम हो रही है। अगेन कॉन्स्ट्रिक्टेड के आसपास, या कहें तो नॉर्मल से लगभग हाफ, 200 ml/मिनट की हमारी फ्लो रेट रह जाएगी। ओके, अब बात कर लेते हैं डिजीजेस की कि कंस्ट्रिक्टेड डिजीजेस क्यों हो सकती है। तो यहाँ पे लिखा है टीबी या सिलिकोसिस। टीबी और सिलिकोसिस में एक बात जब मैंने फर्स्ट वीडियो रेस्पिरेटरी का बनाया था उसमें बताई थी कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हमारे लंग्स के मैक्रोफेजेस यानी डस्ट सेल्स डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, और वो उनके अराउंड बनाता है जाइंट सेल्स। वो है टीबी के बैक्टीरिया और सिलिकल पार्टिकल्स। तो इन दोनों डिजीजेस के अंदर काफ़ी एक पोर्शन ऑफ लंग कवर हो जाता है इन जाइंट सेल से या इस इन्फ्लामेशन, इस रिएक्शन से। तो उसकी वजह से लंग्स में कंस्ट्रिक्शन आ जाता है, एरिया जो है वो कम हो जाता है लंग्स का। या फिर काइफोसिस या स्कॉलियोसिस। काइफोसिस को बोलते कुबड़ वाली बीमारी, मीन्स कुबड़ निकल जाना, मीन्स ये दोनों ही। और स्कॉलियोसिस में जो लेफ्ट टू राइट डेविएशन हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम का, तो हमारा जो चेस्ट कैविटी, चेस्ट केज है, उसका शेप एबनॉर्मल रहता है। तो ऑब्वियसली बात है कि जो लंग्स है वो कंस्ट्रिक्टेड रहेंगे या उनका प्रॉपर शेप नहीं रहेगा। या फिर फाइब्रोटिक प्लोरेसी, इसमें फाइब्रोटिक डिजीज है, अगेंस्ट लंग्स प्रॉपरली एक्सपेंड नहीं हो पाते हैं, तो इस तरीके से कंस्ट्रिक्शन डेवलप होता है, टोटल कैपेसिटीज कम हो जाती है। या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस की बात करें तो अस्थमा क्लासिकल एग्जांपल, कि अस्थमा के अंदर ऑब्स्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा हो गए, लंग्स के जो एयरवेज है वो काफ़ी कंप्रेस्ड रहते हैं, एयर अंदर रिटेन करती है, पेशेंट को एक्सपीरेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, एंड कुछ केसेस एम्फाइसीमा के भी
इसमें इंक्लूडेड है। तो इस तरीके से पूरा डिपेंड करता है किस तरह फ्लो रेट का हमारा यूटिलाइजेशन है। इस ग्राफ से आप बहुत अच्छे समझ सकते हैं क्लिनिकली हम कैसे यूज़ करेंगे फ्लो रेट्स को। अब हम लास्ट बात करते हैं फोर्स वाइटल कैपेसिटी एंड फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम के बारे में। इतनी देर हमने देखा कि किस फ्लो रेट से एयर आ रही थी, बट क्योंकि एक्सपायरेशन एक पैसिव प्रोसेस है 2 to 3 सेकेंड्स का, तो इसमें अगर हम पता करें कि फर्स्ट सेकंड में कितना फ्रैक्शन ऑफ एयर एक्सपायर हुआ एंड सेकंड सेक्शन एंड कॉन्जिक्यूटिवली थर्ड सेकंड, अगर वो है तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि लंग्स का एक्सपीरेशन में कंडीशन कैसा है। ओके, तो ये भी क्लिनिकल मेथड है। Fe1% इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है इसका कि फर्स्ट फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकंड इज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर्ड इन फर्स्ट सेकंड अपॉन टोटल वाइटल कैपेसिटी। इन शॉर्ट, कितना परसेंटेज वाइटल कैपेसिटी का पहले सेकंड में है, कितना दूसरे सेकंड में और कितना थर्ड सेकंड में, दैट्स ऑल। तो नॉर्मली 80% होता है, मीन्स क्योंकि स्टार्टिंग में वॉल्यूम ज़्यादा है, तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि 80% एयर फर्स्ट सेकंड में बाहर आ जाएगा। बट जिन पेशेंट्स में एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है तो उनका फ्लो रेट गिरा हुआ है, तो उस वजह से सिर्फ फर्स्ट सेकंड में 47% ऑफ द वाइटल कैपेसिटी विल एग्जिट आउट। अब लास्ट हम बात करते हैं क्लोजिंग वॉल्यूम के बारे में। तो क्लोजिंग वॉल्यूम वो वॉल्यूम रिमेनिंग है जो लंग्स में, जिसके ऊपर स्मॉलर ब्रोंकियल्स बंद हो जाएंगे और एल्वुलाई से अब कोई गैस एक्सट्रैक्ट नहीं होगी, बाहर नहीं जा पाएगी। ओके, तो इससे हमें समझ में आता है कि जो हमारा क्लोजिंग वॉल्यूम है वो रेजिडुअल वॉल्यूम से तो ज़्यादा होगा। ओके, और FRC यानी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है उससे कम होगा। इसका मतलब रेजिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो बच जाता है लंग्स में, जिसका एक्सपायर नहीं कर सकते, बट क्लोजिंग वॉल्यूम तो उससे पहले आ रहा होगा, क्योंकि तब सिर्फ ब्रोंकियल्स बंद हुए हैं, कुछ बचा खुचा जो एयर है वो निकल जाएगा, बाकी एल्वुलाई वाला अंदर ट्रैप रहेगा। तो इसमें बस इतना याद रखना है कि क्लोजिंग वॉल्यूम इज ग्रेटर देन रेजिडुअल वॉल्यूम बट लेस देन फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई सजेशन कमेंट हो तो हमें प्लीज़ वहाँ नीचे बताएं।